आपने किए जी। ईओ आरओ एसआई भर्ती में आंदोलन किए, इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ भी नहीं है। सरकार तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकारें उनके हितों पे काम क्यों नहीं करती? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने बच्चों का फुटबॉल बना रखा है। ईओआरओ भर्ती में साहब सारे ही बड़े ब्यूरोक्रेट्सों के बच्चे लगे हैं, इसलिए ना तो कांग्रेस ने रद्द करा उस भर्ती को, पेपर लीक होने के बाद भी ना बीजेपी ने करा। डॉक्टर किरोड़ीलाल हमारे लिए सम्मानीय है, वैसे राजनीतिक विषय है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दिया है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि बीजेपी की जो 11 सीटों पे हार हुई है, भजन लाल जी जहाँ से आते हैं भरतपुर से, वहाँ की सीट हार गए भजन लाल जी, और भजन लाल जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे थे, तो भजन लाल जी की भी जिम्मेदारी है, तो इस्तीफा भजन लाल जी को भी देना चाहिए ना। जब कांग्रेस में बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा था, उस समय पायलट साहब सड़कों पर निकले और बेरोजगार युवाओं के लिए उन्होंने अजमेर से पेपर लीक के खिलाफ खुद की सरकार में सड़कों पर निकलकर युवाओं की आवाज उठाई, अपनी सरकार के खिलाफ में एक उन्होंने मुद्दा उठाया। मेरे तो ये समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी है कि उनका बच्चा है, जो अभी कुछ दिन पहले तैयारी करता था लाइब्रेरियों में बैठ के, इसमें जगह जगह बीजेपी के कार्यक्रमों में भाग लेता है, कलेक्टरों तक की मीटिंग करता है। किसने दिया उसको अधिकार? और मैं भजन लाल जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को कहिए ना कि वो तैयारी करता था कंपटीशन की, क्या तैयारी छोड़ दी उन्होंने? ऐसा ही भर्ती में सारे सबूत मिल गए, आप उसको रद्द नहीं कर पा रहे, ईओआरओ पे कुछ नहीं कह पा रहे, आप 50% के रिजर्वेशन के जो आप लेके आयो, इस पे आपके मंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेरोजगारों का आक्रोश अब सरकार के खिलाफ बन रहा है। जो 5 सीटों पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं, सब सीटों पे जाके और इनके खिलाफ में वहां प्रचार करने का काम करूंगा। युवा इनको दुश्मन की तरह लगते हैं, युवा इनको आतंकवादी लगते हैं। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत। मैं जितेश जेठमलानी, जे शो में आप सभी का स्वागत है। हम साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और आज खास मुलाकात आपकी कराते हैं। एक युवा बेरोजगारों के नेता है मनोज मीणा, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे 50% आरक्षण का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, लगातार युवाओं की आवाज बुलंद कर रहे हैं। मनोज मीणा हमारे साथ है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज, कल भी आपको पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, मैं तस्वीरें देख रहा था जी। कब तक आप गिरफ्तार होते रहेंगे? कब मांग आपकी मानी जाएगी? जो 50% अध्यापक भर्ती में जो 50% ये आरक्षण का मामला वर्तमान भाजपा की सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री लेके आए हैं। देखो, ऐसा है, सरकार इस समय दानाशाही रवैये पे उतारू है। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी सरकार बेरोजगारों के मुद्दे पर जब हम संघर्ष करते हैं, सरकार तक आवाज पहुंचाते हैं, सरकार से कहते हैं कि बेरोजगार युवाओं की इन मांगों को लेके ये समस्या है, आप सुनिए, तो सरकार उल्टा पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कराने का काम करती है, आवाज को दबाने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। सबको आज़ादी है बात उठाने की, आवाज़ रखने की, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का ये रवैया मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। दूसरी बात, जो अभी 50% आरक्षण के मामले में जो हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार राजस्थान सरकार को इस मुद्दे पर पहले हमने 20 तारीख को भी आंदोलन किया, तब भी सरकार तक हमने बात पहुंचाई, उसके बावजूद भी सरकार इस चीज़ से अभी पीछे नहीं हट रही है। और अब हमने 5 तारीख को जब कल आंदोलन किया तो दोबारा सरकार तक बात पहुंचाने का कार्य किया, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पे सवार है। सरकार ये मानना ही नहीं चाह रही कि बेरोजगार इस मुद्दे को लेके परेशान है, उनकी बात सुननी चाहिए। क्या होता है सर, एक्चुअली में पूरे एक सिस्टम में, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, और सरकार को इस मुद्दे पे, सरकार इस बिल को लेके आई है तो कम से कम एक बार बेरोजगारों का पक्ष भी जानना चाहिए। सरकार से बेरोजगार क्या मांग कर देगी, एक बार हमारी आप बात सुन लीजिए, हमारे क्या तर्क है। सरकार खुद के ही तानाशाही रवैये पे उतारू है और खुद के ही हिसाब से इस बिल को लेके आ गई। सरकार जानना नहीं चाह रही कि बेरोजगार युवाओं की क्या समस्या है, और इसी के कारण से राजस्थान में लगातार ये विरोध बढ़ता ही जा रहा है। और राजस्थान सरकार इस विरोध को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन के माध्यम से बार बार मेरी गिरफ्तारी कराती है। ये तो राजस्थान के बेरोजगार युवा मजबूती से साथ खड़े हैं, इसलिए सरकार को दबाव में आके मुझे छोड़ना पड़ता है। नहीं, बाकी सरकार की मंशा तो बिल्कुल ही मेरे को एक प्रकार से
अपराधी बनाने की है, बिल्कुल है। उनकी मंशा ये है कि मनोज को कैसे हम तोड़े, कैसे मनोज के ऊपर आरोप लगाएं और लंबे समय तक मनोज को जेल में कैसे डाले। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के युवाओं को जो मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं इस मुद्दे में और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। और सरकार को पीछे हटना पड़ता है जब राजस्थान के बेरोजगार युवा बड़े लेवल पर ट्विटर पे लगातार लिखते हैं और लगातार जब हैशटैग ट्रेंड होता है कि मनोज मीणा को रिहा करो, तो सरकार को बैक फुट पे जाना पड़ता है और मेरी इनको रिहाई करनी पड़ती है। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ भजन लाल जी से कि आप जिस प्रकार से चल रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी राजस्थान में बाई इलेक्शन भी होने हैं और भी तमाम इलेक्शन होने बाकी है। इस प्रकार से युवाओं को अगर ये आवाज दबाने का कार्य करते रहे, युवाओं की अनसुनी करते रहे, तो मैं आपसे आज बता रहा हूँ आपको सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि राजस्थान के बेरोजगार युवा पढ़े लिखे बेरोजगार है, कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें समझ नहीं है, वो सब समझ रहे हैं कि सरकार कितनी उनके हित में है, कितनी उनके पक्ष में है। और जिस प्रकार से सरकार का रवैया चाहे पेपर लीक पे हो चाहे भर्तियों पे हो, युवाओं को निराश करने वाला है। भजन लाल जी कुछ तो युवाओं के लिए ऐसा काम करे जो युवाओं को लगे कि ये सरकार हमारे पक्ष की है, हमारे हक की है, हमें ये कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और इसीलिए हम मांग करते हैं लगातार, और जब तक सरकार इन मांगों पे संज्ञान नहीं लेगी ये संघर्ष जारी रहेगा। चाहे सरकार गिरफ्तारी करे, चाहे सरकार मेरे को जेल में रखे, चाहे सरकार मेरे को टॉर्चर करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए तो संघर्ष मेरा चल रहा है वो और मजबूती से चलेगा। ये सरकार मेरे को गिरफ्तार करके मेरी आवाज को दबा नहीं सकती है, ये आवाज और तेजी से उठेगी। और राजस्थान में आप एक मनोज मीणा नहीं है, राजस्थान में लाखों मनोज मीणा है, कितनों को आप गिरफ्तार करोगे। तो ये सरकार जितनी तानाशाही है उतनी कर ले, और सरकार को इस मुद्दे पर हम पीछे हटा के रहेंगे क्योंकि ये मुद्दा बिल्कुल छात्रों के हित में नहीं है। मनोज जी, आपको ऐसा तो नहीं है कि आपकी पुरुष मानसिकता झलकती है? कुछ लोग ये भी कहते होंगे। देखो ऐसा लगती है आप पे भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा है, मैं भजन लाल जी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी सरकार को ये लगता है कि हमें जो पुरुष मानसिकता से बिलोंग करते हो, मैं सरकार से भी कह रहा हूँ कि सरकारी लोग सरकार के लोग बात करते होंगे जो आप कह रहे हो। तो देखो ऐसा है, मैं भजन लाल जी से कहना चाहता हूँ आप 50% आप आरक्षण भर्तियों में कर रहे हो, इसका पूरे राजस्थान के युवा स्वागत करेंगे सीएम का। लेकिन एक बार सीएम अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में 25 मंत्री उन्होंने बना रखे हैं अभी, तो आप वहाँ 12 महिला बना दीजिए। और राजस्थान में जितने भी सरकारी संस्था है वहाँ 50% हिस्सेदारी तय कर दीजिए, और प्राइवेट संस्था है वहाँ भी करवाइए। विधानसभा के जो टिकटों का वितरण होता है वहां भी करवाइए। आप इसकी शुरुआत अपने घर से करिए। राजस्थान के बेरोजगार युवा मेरे साथ आके आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण, आप अध्यापक भर्ती के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो, ये महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये एक राजनीतिकरण है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण करना है तो आप एक बात समझो कि महिला सशक्तिकरण के लिए तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जो बलात्कार होते हैं, घरेलू हिंसाओं में जो महिला शिकार होती है, उसको लेकर भजन लाल जी कितना कार्य कर रहे। मैं लगातार कहता हूं कि राजस्थान में महिलाओं के ऊपर अत्याचारों में 1 नंबर पे, और तो ये चीजें महिलाओं के पक्ष में मेरे को दिखाई नहीं पड़ती। और सरकार को, अगर भजन लाल सरकार को करना है महिला सशक्तिकरण, तो राजस्थान की सीएम किसी महिला को बना दे। इन्होंने डिप्टी सीएम बनाई हुई है दिया कुमारी जी को, उन्हें करे प्रमोट, बनाए राजस्थान की मुख्यमंत्री, करेंगे युवा स्वागत महिला सशक्तिकरण का। आप सशक्तिकरण करो तो सही, आप ओनली राजनीतिकरण कर रहे हो इस मुद्दे का, इसलिए राजस्थान के युवा इसका विरोध कर रहे हैं। और जब भी महिलाओं के साथ में कोई घटना होती है, मैं नहीं चाहता कोई घटना उनके साथ में हो, लेकिन कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो मनोज उसके लिए पूरी ताकत से महिलाओं के साथ में खड़ा है और महिलाओं के लिए लड़ता है। महिलाओं को साहब आप वहां सम्मान दीजिए जहां महिलाओं के लिए नीति बनती हो, जहां महिलाओं को ताकत मिलती हो। आप उस चीज को आप पूरे संसद से लागू करवा के हुए लाइए ना, तो हम स्वागत करेंगे आपका। हमारी कैसे पुरुष मानसिकता हो सकती है? हम तो चाहते हैं कि महिलाओं को आप बराबर करो, लेकिन आप कर खा रहे हो। आप ये अध्यापक भर्ती में आप करके ये राजनीतिकरण कर रहे हो, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ आप बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी जो अभी प्रदेश के मुखिया बन के बैठे हैं, उनके बच्चे की मैं लगातार फोटो देखता हूँ, मेरे तो ये समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी है कि उनका बच्चा है, जो अभी कुछ दिन पहले तैयारी करता था लाइब्रेरियों में बैठ के छात्रों के साथ में, और आज वो प्रदेश में जगह जगह बीजेपी के कार्यक्रमों में भाग लेता है, कलेक्टरों तक की मीटिंग करता है।
किसने दिया उसको अधिकार? यहाँ तो बेरोजगार युवा सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, परेशान हैं, आप उन्हें परेशान कर रहे हो और आपका बच्चा आप उसे प्रमोट कर रहे हो। भाई क्यों ऐसा भेदभाव युवाओं के साथ में क्यों? और मैं भजन लाल जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को कहिए ना कि वो तैयारी करता था कंपटीशन की, क्या तैयारी छोड़ दी क्या उन्होंने? राजनीति में दाखिला करवा दिया भजन लाल जी ने उनका। तो ये जो चीजें हैं साहब, ये चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। भजन लाल जी पहले अपने बेटे के ऊपर बोले कि उन्होंने लाइब्रेरी जाना बंद कर दिया, तैयारी बंद कर दी। मेरे को तो संज्ञान में है, माल यहाँ पे ये रहते थे बड़े जो DRM ऑफिस है जगतपुरा में, यहाँ इनका घर हुआ करता था, वहाँ लाइब्रेरी जाता था उनका बच्चा। आज क्यों नहीं जा रहा? कि बाप CM हो गया। ये मानसिकता तो उनकी है ना, तो ये कैसी मानसिकता है? तो ये तो बच्चों को बढ़ाने की मानसिकता तो भजन लाल जी की भी ना। आप बेरोजगार युवाओं के लिए कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हो? और मैं भजन लाल जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको 50% जो आप लागू कर रहे हो और उसके बाद जो सीटें युवाओं के पास बचती है, आप अपने बच्चों को दिलाओ ना रीट का पेपर, उनका सिलेक्शन होता है क्या? अगर वो सिलेक्शन ले लेंगे, सीट ले लेंगे किसी भी भर्ती में 50% करने के बाद में, तो राजस्थान के युवा भी ले लेंगे। नहीं, उनका एक बच्चा तो शायद मेरे हिसाब से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मनोज। हाँ कर रहा है। तो 50% आरक्षण लागू करने के बाद में उनके बच्चे से मैं कहना चाहता हूँ आप कंपटीशन फाइट करिए ना, पता लगेगा ना। अगर उनका बच्चा फाइट कर लेगा तो राजस्थान के सब बच्चे फाइट कर लेंगे, तो उनका बच्चा सीट निकाल लेगा। ये तो गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे। महिलाओं से आपको समस्या क्या है? महिलाओं को 50% क्या कैसे कट रहा है? मतलब आरक्षण देने से क्या घाटा हो रहा है? मतलब हम तो सब महिलाओं के साथ खड़े हैं ना। महिलाओं के साथ में कोई हिंसा होती है, महिलाओं के साथ में गलत प्रकार की कोई घटनाएं होती है, हम साथ खड़े हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण नहीं कर रही सरकार, महिला राजनीतिकरण कर रही है सरकार। आप इस बात को समझिए। मैं कह रहा हूं ना भजन लाल जी से, आप पूरे कैबिनेट में 12 महिलाओं को जिस दिन मंत्री बना देंगे, हम इस फैसले का स्वागत करेंगे। महिलाओं को ताकत दीजिए ना। आप महिलाओं को क्यों आप सीमित रखना चाहते हो? आप महिलाओं से ये क्यों कहते हो कि आप तो अध्यापक भर्ती के लिए ही हो? महिला क्या प्रदेश की कमान संभालने के लिए नहीं है क्या? महिला कैबिनेट में 12 महिला नहीं आनी चाहिए? इनको लाना चाहिए। आप बराबरी की बात कर रहे हो महिलाओं के लिए, तो बराबरी की बात एक तबके में क्यों, सब तबकों में क्यों नहीं होगी? फिर वो मोदी जी ने 33% आरक्षण की बात की, क्या उससे आप सहमत हैं जो केंद्र में बिल पास? देखो, मोदी जी ने जो केंद्र में जो 33% की बात करी, ठीक है, उन्होंने महिलाओं के लिए 33% की बात करी है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इसका। भर्तियों में भी आप 33% लागू कर दीजिए ना, कोई विरोध थोड़ी है। आप 33% को अपनी विधानसभा में लागू करवाइए, जो उन्होंने जैसे बोला है अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में लागू कराइए। और मैं तो माननीय मोदी जी से भी कहता हूँ कि 33% को आप संसद में जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है वहां भी लागू करवाइए। सब युवा साथ है, कोई विरोध थोड़ी करेगा। आप मोदी जी के साथ हैं? 33% करेंगे तो साथ है, लेकिन आप उसे लागू करिए। आप लागू नहीं कर रहे, उसे लागू करिए। और राजस्थान में भी 33% की बराबरी सब जगह करिए अगर आप ये कर रहे हो तो। लेकिन आप 33% का वहां मोदी जी ने बोला है, या सीधा 50 की बात कर रहे हो, तो ये दोहरापन है। अब क्या पता, हो सकता है भजन लाल जी मोदी जी से आगे जा रहे हो, उनको कुछ उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा हो, पता नहीं कौन सा सशक्तिकरण करना है उन्हें, वो तो भजन लाल जी बताएंगे। लेकिन भजन लाल जी जो ये कर रहे हैं, ये मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि इससे बेरोजगार युवाओं का हित मारा जा रहा है, उनका हक मारा जा रहा है। और अगर इन्हें सशक्तिकरण करना है तो घर से शुरुआत करें, किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएं। शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ 2-3। मदन दिलावर जी हमें इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि बड़ी मछली एक भी नहीं पेपर लीक में छोड़ी, सब पकड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि डोटा सरा भी जेल जाएंगे, इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया। देखो ऐसा है साहब, मदन दिलावर जी का बयान मैंने सुना है आपके चैनल पे, और मैं कहना चाहता हूँ, मदन दिलावर जी से भी कह रहा हूँ मैं, और मैं सरकार से भी कह रहा हूँ, जब से आपकी सरकार बनी है और नहीं बनी उससे पहले भी लगातार ये कह रहे थे हम सत्ता में आएंगे तो पेपर माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी में करप्शन को रोकेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो आरएमएसएसबी में करप्शन को रोकेंगे। क्या इन्होंने आरपीएससी में किसी बाबू को बदला है? अभी तक नहीं बदला, आपकी जानकारी में नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ किसी बाबू को भी नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? इनके माननीय सीपी जोशी ने कहा था कि हम बदलेंगे, नहीं बदला। अब दिलावर साहब कह रहे हैं कि पेपर लीक में बड़ी मछली आएंगी। दिलावर साहब 6 महीने से कह रहे हैं बड़ी मछलियां कब आएंगी, ये तालाब ही सूख जाएगा, समुद्र ही सूख जाएगा, मछलियों का क्या करेंगे, कब आएंगी मछलियां? और अगर ये डोटासरा जी के लिए कह रहे हैं
कोई भी हो जिसके ऊपर अगर इनके पास सबूत और आरोप लग रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? मीडिया में बयानबाजी से क्या होगा? आप कार्रवाई करके दिखाइए। हम इस बात को मानते हैं कि राजस्थान में उस समय हमने कांग्रेस के दौर में आंदोलन किए, हमने मुकदमे झेले, हमने लाठियां झेली, कांग्रेस के दौर में भी झेली हमने, और एसआई भर्ती पेपर लीक पे हमने आंदोलन किया, ईआरओ पे हमने आंदोलन किया, और हमने रीट पे आंदोलन किया, जईएन पे आंदोलन किया, लाइब्रेरी पे आंदोलन किया, सब भर्तियों में हमने आंदोलन करें। लेकिन आप तो ये बताइए कि उस समय जब इन पे आरोप लगे थे और आज भी लग रहे हैं तो इनको फिर ये जेल में क्यों नहीं डाल पा रहे? तो मनोज, लगातार बयान 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 तो आपने किए जी, ईओ आरओ एसआई भर्ती में आंदोलन किए, इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ भी नहीं है, सरकार तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, छोटे मोटे लोग पकड़े जा रहे हैं लेकिन बड़ी मछली पकड़ी नहीं जा रही, उधर पेपर रद्द नहीं हो रहा। तो क्या है इसको लेकर आपका प्लान, क्या है एसआई और ईओ आरओ को लेकर? देखो बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हो, और ये मैं दिलावर साहब से कह रहा हूँ, भजनलाल सरकार से कह रहा हूँ, आप पेपर लीक के ऊपर जो कार्रवाई कर रहे हो वो ऐसे है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। क्या कार्रवाई है? कोई कार्रवाई कहते हैं क्या इनको? आपने कहा एसओजी ने कि पेपर लीक है, एसआई का 450 लोग फर्जी है, क्यों रद्द नहीं कर रहे? क्या मंशा है आपकी? रद्द करना चाहिए। राजस्थान के युवा एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लगातार हमने ये मांग उठाई, आंदोलन किया, कांग्रेस सरकार से करते आ रहे, कांग्रेस सरकार में लटकाए, बीजेपी सरकार में लटका रहे हैं। क्या राजस्थान का युवा लटकाने के लिए बना है क्या? सरकारें उनके हितों पे काम क्यों नहीं करती? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने बच्चों का फुटबॉल बना रखा है। ईओआरओ भर्ती में साहब सारे ही बड़े ब्यूरोक्रेट्सों के बच्चे लगे हैं, इसलिए ना तो कांग्रेस ने रद्द करा उस भर्ती को पेपर लीक होने के बाद भी, ना बीजेपी ने करा। आज उनके जो बच्चे लग रहे हैं ईओआरओ भर्ती में अधिकारियों के, उन्होंने बीजेपी को पैसा दिया होगा, क्यों रद्द नहीं कर रहे? क्यों नहीं बोलते अभी ये इन चीजों पे? रीट का 100 करोड़ का घोटाला है, क्यों इसको उसकी जांच नहीं कर पा रहे? तो अभी जो जांच के लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत कम है और उनसे राजस्थान का युवा संतुष्ट नहीं है। इनको एसआई भर्ती और भर्ती को तुरंत रद्द करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, सरकार कान खोल के सुन ले, अगर आप इन भर्तियों को रद्द नहीं करोगे तो आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ में राजस्थान के बेरोजगार युवा आपका विरोध करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि पेपर लीक पे हमें बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपकी करनी, आपकी कथनी और करनी में जो हमें अंतर दिख रहा है, हमें साफ नजर आ रहा है कि युवाओं की चिंता आपको नहीं है। आपने कहा था, पिछली विधानसभा चली थी, आप बजट लेके आए थे कि 70,000 भर्तियों का वर्गीकरण करेंगे। 70 भर्तियां नहीं निकाल पा रही बीजेपी, वर्गीकरण का तो आप दूर की बात है। तो बीजेपी की जो कार्यशैली है उससे बेरोजगार युवा बिल्कुल नाखुश हैं। एक बात बताइए मनोज, आप बीजेपी की कार्यशैली के सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस की भी तो सेम कार्यशैली थी, 17-18 पेपर लीक हो गए, बेरोजगार परेशान रहा, कोर्ट में भर्तियां अटकी रही, आप जैसे युवा आंदोलन करते ही रह गए, कुछ हुआ नहीं। देखो ऐसा है, कांग्रेस की कार्यशैली नेगेटिव रही, बेरोजगार युवाओं के लिए पेपर लीक को नहीं रोक पाए और ये उनका बड़ा फेलियर था और हमने उसको लेकर बड़े आंदोलन किए, लड़ाई लड़ी कांग्रेस सरकार से और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं ने कांग्रेस को सबक सिखाया है ना, सत्ता से बाहर करके भेज दिया। आज कांग्रेस सरकार कोर्ट भवन में है, आराम कर रही है ना सरकार। अगर वो युवा हित में होते, पेपरों को रद्द करते, तो मैं दावे के साथ आपके साथ ऑन कैमरा कह रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर लीक पे बीजेपी की सरकार बनी है और पेपर लीक पे सरकार बनाने के बाद में पेपर लीक पे कार्रवाई नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं दोखलापन तो है बीजेपी का, क्यों नहीं कर रहे? विश्वास की पत्नी जो कवि हैं उन पर आरोप लगता है, मंजू शर्मा जो आरपीएससी मेंबर है, वर्तमान में भी मेंबर है आई थिंक, है ना जी, और निरंजन आर्य चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव, उनकी पत्नी पर भी आरोप लगता है। मदन दिलावर जी से जब मैं ये दोनों सवाल नाम पूछ रहा था तो उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिशय नहीं बोलूँगा, व्यक्तिगत नहीं बोलूँगा, लेकिन कोई भी मगरमच्छ मछली कोई नहीं बचेगी। ये मगरमच्छ मछलियों का नाम तो लाओ सामने है। ये मगरमच्छ मछलियां सुनते सुनते मेरे कानों में दर्द होने लगा है। और कब से मगरमच्छ मछलियों की बातें कर रही है बीजेपी सरकार, लेकिन किसी को पकड़ के हमें दिखा दे कि ये मगरमच्छ है, ये मछली है, ये बड़ी मछली है, ये छोटी मछली है। आप किसी को तो पकड़ो, आप पकड़ ही नहीं रहे हो। दिलावर जी बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बातों में साहब उनकी में तथ्य नजर नहीं आ रहा। और आज जब कुमार विश्वास की धर्मपत्नी को लेकर आप उनसे सवाल पूछते हो तो वो इस पर जवाब नहीं देते हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि कुमार विश्वास से उनकी सरकार का क्या रिश्ता है। कांग्रेस सरकार में भी उनकी घरवाली लगी थी, आरपीएससी में पोस्टेड थी, आज भी पोस्टेड है, क्या कारण है? कौन सा कुमार विश्वास से उनका संबंध है? तो दोनों सरकारों का संबंध कुमार विश्वास से है, तो आप अनुमान लगाइए कुमार विश्वास के एक ऐसा व्यक्ति है तो दोनों सरकारों को बेवकूफ बना रहा है, या दोनों सरकारें उसके कहने से चल रही है, जो उसकी घरवाली यहाँ से नहीं हटाई जा रही। और मदन दिलावर जी कोई बयान नहीं दे पा रहे। क्या मदन दिलावर जी इतने कमजोर है कि जो कुमार विश्वास की घरवाली के लिए बोल नहीं पाए? क्या कुमार विश्वास इतने बड़े आदमी हो गए जो एक शिक्षा मंत्री की बोलती बंद है? तो सवाल बहुत है और इन पे मदन दिलावर जी को स्पष्ट करना चाहिए कि जो भी गलत है
जिन्हें भी राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के उस समय हेड रहे सुभाष गर्ग हो, चाहे डोटासरा रहे हो, चाहे ये मंजू शर्मा रही हो, चाहे डीपी झारोली रहो, चाहे सुरेश ढाका रहो, चाहे प्रदीप पारासर रहो, इन पे कार्रवाई आप करिए। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो ये कहना बंद करिए। फिर राजस्थान के बेरोजगार युवा अपने हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप आए दिन मीडिया में कहते हो बड़ी मगरमच्छ बड़ी मछलियां, लेकिन आप पकड़ते किसी को हो नहीं और आप राजनीतिक एजेंडा चलाते हो और बेरोजगार युवाओं को झूठी उम्मीद देने का कार्य करते हो कि हम इसको पकड़ेंगे उसको पकड़ेंगे। किसी दिन उस राजनेता का नाम लिया, किसी दिन उसका नाम लिया और खाना पूर्ति करके चले जाते हो। तो ये चलने वाला नहीं है, ये कितने दिन चलेगा। और जिन लोगों ने गलत किया, अगर आपकी पकड़ने की हिम्मत नहीं है तो फिर ये प्रोपागेंडा बंद करो और आप स्पष्ट कहो कि हम पेपर लीक में कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। राजस्थान के युवा तय कर लेंगे कि सरकार को क्या सबक सिखाना है। मनोज, सचिन पायलट ने भी पेपर लीक का मुद्दा उठाया था उस समय, आप किस तरह से देखते हैं सचिन पायलट? देखो ऐसा है, जब पिछले समय कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही तो उस समय एसआई का पेपर लीक हुआ, रीट का पेपर लीक हुआ, जेईएन का लीक हुआ, लाइब्रेरियन का लीक हुआ, तमाम पेपर लीक हुए। उनको लेकर हमने संघर्ष किया, पूरी कांग्रेस कार्यकाल में संघर्ष किया। लेकिन जब कांग्रेस में बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा था, उस समय पायलट साहब सड़कों पर निकले और बेरोजगार युवाओं के लिए उन्होंने अजमेर से पेपर लीक के खिलाफ खुद की सरकार में सड़कों पर निकलकर युवाओं की आवाज उठाई। तो ये लोकतंत्र में बहुत अच्छी बात है कि एक नेता कम से कम ऐसा है जो युवाओं का दर्द समझ रहा है, पायलट साहब, और सड़क पे आए युवाओं के लिए मजबूती से उन्होंने लड़ाई लड़ने को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ में एक उन्होंने मुद्दा उठाया। और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं ने पायलट साहब को धन्यवाद दिया। पायलट साहब के साथ रहे राजस्थान के युवा। वो कांग्रेस सरकार से उनकी एंटी इनकम्बेंसी रही क्योंकि कांग्रेस सरकार पेपर लीक पे नहीं बोल पाई। पायलट साहब जब पेपर लीक पे बोले तो उनको युवाओं को साथ मिला। और मैं तो आज भी कहता हूं, जो भी नेता युवाओं के मुद्दों पे बोलेगा, राजस्थान के बेरोजगार युवा साथ देंगे। अब ये बताइए कि आप मनोज जी बहुत लंबे समय तक बाबा से जुड़े रहे, बाबा ने इस्तीफा अपनी सरकार के खिलाफ दे दिया। वो कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानी, चुनाव हार गए, इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लगता है? देखो ऐसा है, डॉक्टर किरोड़ीलाल हमारे लिए सम्मानीय है, वैसे राजनीतिक विषय है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दिया है, क्या मजबूरियां रही क्या नहीं रही, उनको मैं ज्यादा उन पर जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि बीजेपी की जो 11 सीटों पे हार हुई है और उसका कारण एक कोई डॉक्टर किरोड़ीलाल नहीं हो सकते। भजन लाल जी जहाँ से आते हैं, भरतपुर से, वहाँ की सीट हार गए भजन लाल जी, और भजन लाल जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे थे। तो भजन लाल जी की भी जिम्मेदारी है, उनको नैतिकता का तगाजा है कि उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ है तो इस्तीफा भजन लाल जी को भी देना चाहिए ना। किरोड़ीलाल जी ने इस्तीफा दिया तो उनकी नैतिकता है कि उनको लगा कि मेरे को निर्देश दिए मोदी जी ने, जो 7 सीटें बताई जिनको जिक्र करते हैं, तो उन्होंने जिस हिसाब से इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भजन लाल जी को सोचना चाहिए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी तो बहुत छोटे आदमी है, वो तो मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में सब कुछ हुआ और वो आज मुख्यमंत्री है। किरोड़ीलाल जी ने तो मानवता दिखाते हुए जो उन्होंने चौपाई के साथ इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने अपनी बात जो बोली थी, जो उन्होंने करके दिखाया है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न। और उन्होंने उसको बिल्कुल चरित्रार्थ करते हुए और अपनी बात पे खड़े रहे। तो इसको लेकर तो यही है कि डॉक्टर साहब ने अपनी बात को रखा है। मनोज, अब आपकी क्या रणनीति है ये पेपर लीक को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर? आगे क्या करने वाले हैं? नहीं मानेगी सरकार तो आप क्या उपचुनाव में, आप कह रहे थे उपचुनाव में विरोध करेंगे? देखो ऐसा है, हम लगातार राजस्थान सरकार से कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगार युवा के मुद्दे पे आप बात करिए, चाहे 50% हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे नई भर्तियों का हो। आप भर्तियों पे कुछ नहीं कर पा रहे, कोई भर्ती का आपके पास में भी डाटा नहीं है, कोई भी भर्तियों का आपके पास रोड मैप नहीं है। कब नई भर्ती आप निकालोगे, किस विभाग में निकालोगे, कितनी आप निकालोगे, इस पे आप आज तक नहीं बोल पा रहे। ऐसा ही भर्ती में सारे सबूत मिल गए, आप उसको रद्द नहीं कर पा रहे, ईओआरओ पे कुछ नहीं कह पा रहे। आप 50% के रिजर्वेशन जो आप लेके आयो, इस पे आपके मंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे। तो कहीं ना कहीं
बहुत ज्यादा बेरोजगारों का आक्रोश अब सरकार के खिलाफ बन रहा है। और ये जो अब राजस्थान में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, अगर इन सवालों पे सरकार युवाओं का जवाब नहीं दे पाती है, युवाओं के मुद्दों का समाधान नहीं करती है, तो राजस्थान के बाई इलेक्शन में हर जगह मैं पूरे राजस्थान में जो 5 सीटों पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं, सब सीटों पे जाके और इनके खिलाफ में वहां प्रचार करने का काम करूंगा कि ये सरकार युवाओं के नाम पे इन्होंने सरकार बना ली और आज ये युवा इनको दुश्मन की तरह लगते हैं, युवा इनको आतंकवादी लगते हैं। तब युवा अपनी मांग भी करते हैं, साहब लोकतंत्र में शहीद स्मारक पर 2 बार मेरे को गिरफ्तार करा, तो जिस प्रकार से ये कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी लोकतंत्र में साहब जायज नहीं है और इनको इस चीज का खामियाजा जल्दी भुगतना पड़ेगा। पूरे बाई इलेक्शन 5 सीटों पे राजस्थान के बेरोजगार युवा विरोध करेंगे और बड़े लेवल पे करेंगे और सरकार को ये सबक सिखाएंगे कि अगर सरकार हमारे मुद्दों को कंसीडर नहीं करेगी, सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तो सरकार से भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे मनोज मीना जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अब आर पार की लड़ाई युवा लड़ेगा। 50% आरक्षण का मुद्दे में इन्होंने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं। 33% आरक्षण केंद्र में मोदी जी ने बात की थी। हालांकि वो रिजर्वेशन जो था वो चुनाव लड़ने को लेकर था, यानी महिलाओं को चुनाव में भागीदारी को लेकर था। ऐसे में इनका कहना था कि तमाम भर्तियों में राजस्थान में अगर 33% करते हैं तो हम स्वागत करेंगे, मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे। और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी 50% की बात करते हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पहले खुद इस्तीफा देकर महिला मुख्यमंत्री बनाए। साथ ही इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जो बात है कि इस्तीफा बाबा करोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया है, तो इनका कहना था कि करोड़ी लाल मीणा तो एक निश्चित क्षेत्र तक उनका वो अपनी हार की जिम्मेदारी मानते हुए 7 सीटों की उन्होंने बात कही थी, इसको लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया है करोड़ी लाल मीणा ने। तो पूरी जिम्मेदारी तो भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री उनके पास थी, उनको पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दें। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि अब युवा आर पार की लड़ाई लड़ेगा, उपचुनाव में हम जमकर बीजेपी का विरोध करेंगे। नमस्कार।